सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 2। एनसीईआरटी बुक है, न्यू एडिशन है। उसका चैप्टर 2 हमने आधा किया था फर्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरा आवाज़ सही नहीं आ पा रहा था, खांसी हो गई थी मुझे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और आगे से मैं कोशिश करूँगी कि वन शॉट में सारे चैप्टर्स ख़त्म हो जाएँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटर। इससे पहले हम लोगों ने सॉइल पढ़ लिया है। वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब कि जिसको नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, 3/4 of the Earth's surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. हमारे अर्थ सरफेस का 3/4 भाग क्या है? पानी से ढका हुआ है, इसीलिए हम लोग इसे वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। ब्लू प्लैनेट, वाटर प्लैनेट, इसे अर्थ को कहा जाता है। इट वॉज इन द प्रीमेटिव ओशंस दैट लाइफ बिगेन almost 3.5 billion years back. Even today, the oceans cover 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plants and animal life. The ocean water is, however, saline and not fit for human consumption. Fresh water accounts for only about 2.7%. Nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland, and mountain regions. Due to their location, they are inaccessible. Only 1% of fresh water is available and fit for human use. It is found as groundwater, as surface water in rivers and lakes, and as water vapor in the atmosphere. लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते रहते हैं। महासागरों का जन्म क्या होता है? सैलीन होता है, मतलब कि उसमें नमक की मात्रा होती है, लवणीय होता है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब कि हम लोग उसको पी नहीं सकते, खारा होता है पानी। और जो पीने योग्य पानी है, जो फ्रेश वाटर है, वो केवल 2.7% ही अवेलेबल है, जिसका कि लगभग 70% भाग बर्फ़ और पहाड़ों पे जो बर्फ़ है, ग्लेशियर्स हैं, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड हो गए, इन सब में ही पाया जाता है। और ये आइस तो हम लोग पी नहीं सकते, तो ये अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। और 1% ही जल ऐसा है जो कि उपलब्ध है और वो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त भी है। ये क्या है? वाटर वेपर, जो हमारे इन्वायरमेंट में है। नदियों का जल हो गया, झीलों का जल हो गया, ये सब वो 1% जल में आता है। अच्छा, यहाँ पे हमें पढ़ना है। डू यू नो दिया गया है, ड्रिपिंग टैप वेस्टेज 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। आपके घर में अगर कोई भी नल ख़राब हो गया, जिसमें से पानी हमेशा टप 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 टपकते रहता है, तो कृपया करके उसको बनवाइए, क्योंकि एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। 1200 लीटर, सोच रहे हैं एक दिन में आप कितना लीटर पानी पीते होंगे? 2 से 3 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लीटर पीते होंगे, और 1200 लीटर जल। कितने लोगों की ज़िंदगी उस जल से बच सकती है, आप सोचिए। तो अपने घर में आप पानी का वेस्टेज ना करें, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। अगर ऐसा कोई नल ख़राब हो गया तो उसको जल्दी से जल्दी बनवाएं। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। इसीलिए जो फ्रेश वाटर है, जो पीने योग्य पानी है, वो पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इट्स अबंडेंस ओनली सीम टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन, साइक्लिंग थ्रू द ओशंस, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेसेज ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। पृथ्वी पर जल को बढ़ाया नहीं जा सकता और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, बस है कि वाटर अपना फॉर्म चेंज कर लेती है वाटर साइकिल के थ्रू। This you already know is referred to as water cycle. Humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. जो मनुष्य हैं वो जल की बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग करते हैं, न केवल पीने के लिए और भी उत्पादन वगैरह में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वॉयर्स ऑफ डैम्स और अदर यूजेज। कृषि में, उद्योगों में, बांधों के जलाशयों के माध्यम से जो हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं, उसमें भी वाटर का प्रयोग किया जाता है। Increasing population, rising demands for food and cash crops, increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortages in supply of fresh water, either due to drying up of water sources or pollution. ये सब तो उपयोग हम लोग करते ही हैं, लेकिन जल स्रोत जो है वो सूखने लगे हैं और जल प्रदूषण के कारण जो फ्रेश वाटर है उसकी आपूर्ति की कमी हो चुकी है। और बढ़ती जनसंख्या, भोजन और जो नकदी फसलों की बढ़ती मांग है, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर, ये सब कुछ एक मुख्य कारक है जल के सूखने के।
जल स्रोतों के सूखने के। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, जल उपलब्धता की समस्याएं क्या क्या हैं। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई। सो अधिकांश अफ्रीका हो गया, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग हो गए, फिर उत्तर पश्चिमी मैक्सिको हो गया, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया फ्रेश वाटर यानी कि पीने योग्य पानी की आपूर्ति की कमी की सामना कर रहे हैं। Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water resources. ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ा रहता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है तो वहाँ पे और जल का अभाव हो जाता है, और बहुत ज़्यादा उपयोग है और फिर पॉल्यूशन इतना फैल चुका है, इस वजह से अभाव हो सकता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधनों का संरक्षण। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना ही एक बड़ी समस्या बन गई है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस dwindling resource. Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. Discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals and industrial effluents in water bodies are major contaminants. They pollute water with nitrates, metals and pesticides. सो इसी क्षीण होते संसाधन मतलब वाटर ख़त्म हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, पीने योग्य नहीं रह रहा है, कमी हो रही है, इसके संरक्षण के लिए कदम हमें उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक रिन्यूएबल संसाधन है और इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। फिर बहुत सारे सीवेज होते हैं जो हमारे घरों से गंदगी निकलती है नाली के थ्रू, वो सब, फिर रसायन हो गए जो हम लोग कृषि में डालते हैं, वो सब कहाँ जाता है, वो सब वाटर में ही मिल जाता है। और ये मेन प्रॉब्लम्स हैं वाटर पोल्यूशन के। दे पोल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स वगैरह। सो ये इनमें क्या होता है कि अधिकांश रसायन मिल जाते हैं और इसी वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है, फिर वो पीने लायक नहीं रहता है। Most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water. Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them into water bodies. और इनमें से अधिकांश रसायन जो होते हैं वो हम ह्यूमन बींग्स के लिए सही नहीं होते हैं, मतलब कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि ये ख़त्म नहीं होते पानी में भी, और ये हम लोग फिर कंज्यूम कर लेते हैं वाटर के साथ साथ ये सब रसायन, और इसके कारण हमारे शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे क्या कहते हैं, इफ्लुएंट्स को वाटर बॉडी में छोड़ने से पहले ही इसका कुछ अच्छा सा ट्रीटमेंट कर देना चाहिए जिससे कि पानी प्रदूषित ना हो, प्रदूषण नियंत्रण किया जा सके। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्वेश्चन में आ सकता है, हाउ टू कंजर्व वाटर, ठीक है, एज अ रिसोर्स, तो इन सबको आप लिख सकते हैं। The canals used for irrigation fields should be properly lined to minimize losses by water seepage. Sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. In dry regions with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. The valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. सो जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली जो नहरें होती हैं उनको ठीक से पक्का कर देना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलर से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। फिर वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी हो सकती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। डू यू नो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। ऑन एन एवरेज 1 स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 hours इज इनफ टू सेव 8000 लीटर्स ऑफ वाटर। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कई जगहों पे जहाँ पे पूरे साल वाटर अवेलेबल नहीं रहता है वहाँ पे ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। मैं चाहूँगी कि आप लोग यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें और देखें कि किस तरह से, एक बढ़िया सा वीडियो आप लोग इसके बारे में देखें कि किस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग
की जाती है लाइव एग्जांपल घर में। अब मैं वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकती, फिर कॉपीराइट लग जाएगा, तो इसीलिए आप लोग देखिए। अपने घर की छत पे क्या होता है कि वो बारिश का पानी एकत्र करते हैं और फिर इसको एक दूसरे जगह पे मतलब किसी भी थ्रू पाइपलाइन के थ्रू ऑब्वियसली भेजा जाता है और फिर उसको इकट्ठा करके रखा जाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। सोचिए। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं और जो जीव जंतु हैं, वन्य जीव। Some school children were visiting on exhibition on handicrafts. The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag." "Yes, it is made from jute," the teacher said. "Do you see those baskets, lampshades and chairs? Those are made up of canes and bamboos." स्कूल के बच्चे एक हैंडीक्राफ्ट्स मतलब हाथ से बनी हुई चीज़ों के प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और बहुत खुश होकर उत्साह से कहा कि ये कितना सुंदर हैंडबैग है। फिर जो उसके टीचर होते हैं वो कहती हैं, हाँ ये जूट से बना हुआ है। क्या आप उन टोकरियों फिर जो कुर्सियाँ हैं उनको देख रहे हैं, लैम्प सेट्स जो उनको देख रहे हैं, वो बेंत और बाँस की बनी हुई हैं। In the eastern and northeastern humid regions of India, bamboo grows in plenty. Jessie was excited to see a silk scarf. See this beautiful scarf. The teacher explained that silk is obtained from silkworms that are bred on mulberry trees. The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. So, भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है, ये टीचर बोलती हैं। फिर जैसी एक सिल्क का यानी कि रेशम का स्कार्फ देखकर उत्साहित होती है, ये खूबसूरत स्कार्फ तो देखो। फिर अध्यापिका बताती हैं उसको, टीचर स्पष्ट करती हैं कि ये मलबेरी ट्रीज़ होते हैं। मलबेरी हमारी तरफ तो तोत कहा जाता है, आप लोग शायद जानते होंगे। उसकी ट्रीज होती हैं, उसी पे सिल्क वर्म्स का ब्रीडिंग किया जाता है और वहीं से सिल्क उत्पन्न किया जाता है और उसी से ये स्कार्फ बना हुआ है। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पादन प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. तो ये हमने 6th क्लास में ही पढ़ा है कि लिथोस्फेयर ये सब क्या है और बायोस्फीयर क्या है, जैवमंडल। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। इकोसिस्टम भी हम जानते हैं। जो हमारा बायोस्फीयर है उसमें सभी जीव जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर मतलब आधारित हैं या किसी न किसी तरह से परस्पर संबंधित हैं और निर्भर रहती हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं पारितंत्र। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल्स सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स, हेल्प इन स्टोरेज। ये सब gum, medicinal plants, there are innumerable uses of plants and you can add some more. पौधे हमारी इमारती लकड़ी देते हैं, मतलब इमारत बनाने के लिए लकड़ियाँ प्रदान करते हैं वगैरह वगैरह कुछ भी। अब लकड़ियों की चीज़ें बनाने के लिए हमें लकड़ियाँ मिलती हैं। प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जैसे कि जिसको कि हम सांस के रूप में लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए जो आवश्यक मिट्टी होती है उसकी भी सुरक्षा करते हैं। फिर भूमिगत जल को भी क्या कहते हैं उसका संग्रह करने में सहायता करते हैं। फल देते हैं हमें, हम लोग को गम प्राप्त होता है, यहाँ से तेल वगैरह प्राप्त होता है, औषधीय पौधे मिलते हैं, कागज़ प्रदान करते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स हमारी बहुत यूज़ में आते हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज। Do you know vultures in India subcontinent were dying of kidney failure shortly after scavenging livestock treated with diclofenac, a painkiller that is similar to aspirin or ibuprofen. Efforts are on to ban the drug for livestock use and breed vultures in captivity. So vulture मतलब आप लोग समझते होंगे गिद्ध कभी आपने देखा है? कमेंट सेक्शन में बताइए। अब तो देखने को नहीं मिलते क्योंकि गिद्ध लुप्त होते जा रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनिक, एस्पिरिन अथवा इब्रुफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उनका अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
Wildlife includes animals, birds, insects, as well as the aquatic life forms. They provide us milk, meat, hides, and wool. Insects like bees provide us honey, help in pollination of flowers, and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. The birds feed on insects and act as decomposers as well. Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is an scavenger and considered a vital cleanser of the environment. So, animals, big or small, are integral to maintaining balance in the ecosystem. हमने पेड़ पौधों की बात कर ली, कैसे उपयोगी हैं। वन्य जीव के अंतर्गत जो जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, ये सब वाइल्ड लाइफ के अंडर आते हैं और ये सब से भी हमें बहुत ये हमारे लिए बहुत मतलब हमारे इस इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो जीव जंतुओं से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं उनको मांस खाने को मिलता है, खाल मिलता है, उससे हम लोग बहुत तरह के कपड़े बनाते हैं, ऊन प्राप्त होता है। फिर जैसे मधुमक्खी से शहद मिलता है हमें, और चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर हैं। तो इस तरह से किसी भी चीज़ की जगह अगर चिड़िया नहीं रहेगी तो जो ये कीट पतंगे हैं इनकी मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। तो किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए भगवान ने एक चीज़ बनाई हुई है। सो ऐसे वल्चर्स होते हैं। वल्चर्स क्या होता है, डेड रिमेन्स को खाने के लिए होते हैं। अब कहीं पर मान लीजिए कोई जीव जंतु मर गया है, वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, वैसे ही सड़ते रहेगा। लेकिन वल्चर्स अगर रहेंगे तो उसको खा पी के सफा चट कर जाएंगे, इस तरह से गंदगी भी नहीं फैलेगी। और वल्चर्स क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। तो इसीलिए हमें बचाने की ज़रूरत है अपने इकोसिस्टम को। ज़्यादा छेड़छाड़ हमें नहीं करना चाहिए जीव जंतुओं के साथ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स primarily on temperature and moisture. The major vegetation types of the world are grouped as forest, grasslands, scrubs, and tundra. In areas of heavy rainfall, huge trees may thrive. The forests are thus associated with areas having abundant water supply. As the amount of moisture decreases, the size of the trees and their density, short stunned trees and grasses grow in the regions of moderate and forming the grasslands of the world. Okay, so प्राकृतिक वनस्पति का वितरण किस तरह से हुआ है कि वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और मॉइस्चर पर निर्भर करती है, मतलब कि तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्ग में रखा जा सकता है। एक होता है वन, दूसरा होता है घास स्थल ग्रासलैंड, तीसरा होता है स्क्रब्स और जिसको हिंदी में बोलते हैं गुल्म, और चौथा होता है तुंद्रा। सो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में आपको बहुत लंबे लंबे पेड़ देखने को मिलेंगे। इस प्रकार मतलब जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे लंबे लंबे पेड़ देखने को मिलेंगे। और जहाँ जहाँ बारिश कम होती है, जहाँ जहाँ मॉइस्चर कम होते जाता है, वहाँ पे पेड़ों की लंबाई भी कम होती जाती है और उनकी सघनता भी कम होती जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा घने आपको नहीं दिखेंगे। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व में घास स्थलों का निर्माण होता है, ग्रासलैंड्स। तो सबसे बड़ा ग्रासलैंड कहाँ है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। तो शुष्क प्रदेशों में कांटेदार झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface, reduce loss of moisture through transpiration. The entire vegetation of cold polar region comprises of mosses and lichens. Today, there are many more people in the world than there were 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. Forest cover all over the world is vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve this valuable resource. So, इस प्रकार क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। कैसे, शुष्क क्षेत्रों में, एरिड रीजन्स में, वहाँ पे ट्रांसपीरेशन कम हो, इस वजह से वहाँ के जो पत्ते होते हैं वो वैक्सी थोड़े होते हैं, उन पे कांटे निकले होते हैं, जैसे कि कैक्टस आपने देखा होगा। फिर जो बहुत ज़्यादा ठंडे रीजन्स हैं, पोलर रीजन्स तरफ, उधर आपको क्या टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको मॉस मतलब कि काई और लाइकेन ये सब देखने को मिल जाएगा। पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों को बहुत विशाल क्षेत्रों को काटा गया। विश्व भर में वनों का जो आवरण है वो तेज़ी से समाप्त हो रहा है और इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की हमें तुरंत आवश्यकता है। कितना लंबा चैप्टर है ये, माय लॉर्ड, इतना है अभी, कुछ ज़्यादा ही लंबा है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। Plants give shelter to the animals and together they maintain the ecosystem. Changes of climate and human interferences can cause the loss of natural habitats for the plants and animals. Many species have become vulnerable or endangered, or some are on the verge of extinction. Deforestation, soil erosion, construction activities, forest fires, tsunamis and landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. One of the major concerns in the poaching which result in a sharp decline in the number of particular species. The animals are poached for collection and illegal trade of hide, skin, nails, teeth, ये सब है। Some of these animals are tiger,
यहाँ क्या कह रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। कह रहा है कि वन हमारी संपत्ति है, संपदा है, इसे संभालना हमारा ही काम है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही इकोसिस्टम को भी सुरक्षित रखते हैं। फिर जो हमारा क्लाइमेट है उसमें परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप जो हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसके कारण क्या हो रहा है कि पौधों और जंतुओं की प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा ख़त्म होने पर हैं और कुछ तो लुप्त हो भी चुकी हैं। फिर ये सब डिफॉरेस्टेशन हो गया, फायर्स हो गया, सुनामी हो गया, फॉरेस्ट फायर्स हो गया, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हो गया, ये सब भूस्खलन वगैरह हो गया, कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की जो प्रक्रिया है इसको बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक है अनाधिकार शिकार, मतलब कि पोचिंग, मतलब कि इल्लीगल तरीके से, मतलब कि बहुत ज़्यादा इल्लीगल तरीके से किसी जानवर का शिकार करना बहुत ज़्यादा, ठीक है। किस लिए? उनके खाल के लिए, जो कि बहुत हाथी दांत के लिए। देखते हैं कितने हाथियों को मारा गया। ये सब कुछ क्योंकि ये लग्जरी आइटम्स बनते हैं, फिर वो लग्जरी आइटम्स बेचते हैं, बहुत पैसा मिलता है तो लोग पोचिंग करते हैं। National parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves are made to protect conservation of creeks, lakes, and wetlands is necessary to save the precious resource. There is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed. Human activities in several parts of the world have disturbed the natural habitats of many species. ब्लैक बक, ऊपर ब्लैक बक का इमेज दिया हुआ था, शायद ब्लैक बक से आप लोग को एक केस याद होगा, मैं यहाँ उसे केस को दोहराना नहीं चाहूँगी। काफ़ी फेमस एक एक्टर से रिलेटेड था वो केस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य, ऐसे कुछ जैव मंडल निश्चय। अब आप सोच रहे हैं मैं ये क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब बनाए गए हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए। ओके, ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स। ओके, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, वन महोत्सव हो गया, जिससे कि लोगों में भी जागरूकता फैले, वो भी बिना किसी मतलब के या थोड़े बहुत मुनाफे के लिए जानवरों का शिकार ना करें या कि पेड़ पौधे को ज़्यादा ना काटें। इससे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, स्कूल चिल्ड्रन को बताना चाहिए। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग में जागरूकता फैलनी चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज़ ने, बहुत सारे देशों ने तो इस पे मतलब एक तरह का लॉ ही पास किया हुआ है कि बर्ड्स और एनिमल्स का आप मार नहीं सकते, उनका व्यापार नहीं कर सकते। किलिंग लायंस, टाइगर्स, भारत में लायंस, टाइगर्स, डियर्स और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और पीकॉक को मारना इलीगल है, ठीक है। As international convention sites has been established that list several species of animals and birds in which trade is prohibited. Conservation of plants and animals is an ethical duty of every citizen, ठीक है। Do you know CITES? The Convention of an International Trade in Endangered Species is an international agreement between governments. It aims to ensure that international trade is specimens. CITES क्या है? यहाँ पे ये वही बताया गया है कि सरकारों के बीच का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पे पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ इसमें रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ ऐसे उदाहरण हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज मैंने थोड़ा जल्दी निपटा दिया है ना, लेकिन फिर आगे से मैं कोशिश